साथियों नमस्कार। साथियों, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उपनल के विषय में। उपनल का जो नियमितीकरण है उस विषय पर साथियों कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद लगातार कल से और आज तक हमने लगातार वॉच किया कि कौन क्या कह रहा है। इस प्रदेश में बैकडोर एंट्री के खिलाफ कौन क्या क्या कह रहा है, वो सारी चीजें साथियों कल से और अभी तक हम लगातार देख रहे हैं। मैं पहले भी कह दूं साथियों, इस प्रदेश के जो लोग लगे हैं, इस प्रदेश में जो सही तरीके से लगे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से लगे हों, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जैसा हमने कल भी कहा था साथियों, आज इन तमाम दस्तावेजों के साथ एक बार फिर से साथियों आप सबके समक्ष हम लाइव आए हैं। और हमारा उद्देश्य फिर से वही है जो हमने कल कहा था, डंके की चोट पर कहा था साथियों, कि इस प्रदेश में बैकडोर एंट्री नहीं चलेगी। इस प्रदेश के युवाओं का हनन नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रदेश के पूर्व सैनिकों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रदेश के रोस्टर यानी कि जो आरक्षण है उसका हनन नहीं होने दिया जाएगा। और साथियों, जैसा आप जानते हैं कि आज इस प्रदेश के 9 जिले हमारे, उन पर पलायन होकर, वो खाली होकर आज जो है हमारे युवा और उनके माता पिता जो है अपने बच्चों को देहरादून भेज रहे हैं। कोई अपने बच्चों को जो है हल्द्वानी भेज रहा है कि जाओ पढ़ो, आपके फॉर्म आने वाले होंगे। लेकिन साथियों, वो फॉर्म क्यों नहीं आ रहे हैं? हर जगह यही सारी चीज साथियों चल रही है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उपनल का, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हम आपको देते हैं। उपनल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था साथियों प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जब अपने बेटे की नियुक्ति कराई थी उपनल के माध्यम से ग्रुप बी के पोस्ट पर। क्या वो भाई भतीजावाद मंत्री जी का आशीर्वाद नहीं था उपनल में? मैं पहले कह दूं, उपनल के कर्मियों के खिलाफ नहीं है, हम व्यवस्था के खिलाफ, हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं जिससे आज हमारे प्रदेश के नौजवान, हमारे पूर्व सैनिक त्रस्त हैं। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो उपनल के माध्यम से अपने बेटे को लगाया था, उससे ही साफ जाहिर हो रहा है साथियों कि इस प्रदेश में क्या चल रहा था। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, अगर आप नौकरियों में आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप नौकरी में जो है बिना आरक्षण देके आप नौकरियां कर लेंगे, तो साथियों क्यों नहीं फिर राजनीति में भी आरक्षण को खत्म कर दो? क्यों नहीं जो है हमारा धन सिंह रावत जो श्रीनगर से चुनाव लड़ते हैं, धन सिंह रावत पौड़ी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? क्योंकि वहां पर आरक्षण है। रितु खंडूड़ी कोटद्वार से चुनाव क्यों नहीं लगती? वो चले जाए घनसाली, लेकिन वहां आरक्षण है, वहां जनरल सीट है। तो फिर ये इस भर्ती में क्यों लागू नहीं होते? समानता का अधिकार इस प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा है? संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, इस संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और अगर सब कुछ ठीक था, ये उपनल कर्मी, हमारा आउटसोर्स, हमारा सब कुछ अगर ठीक था, तो आज से 3 साल पहले ऋतु भूषण खंडूड़ी ने बैकडोर के माध्यम से जो भर्तियों में जो 200 लोगों को हटाया विधानसभा से, तो फिर उनको क्यों हटाया? वो भी तो बैकडोर से लगे थे, वो भी तो नेताओं के आशीर्वाद से लगे थे, उनको क्यों हटाया गया? वो भी इस प्रदेश के थे ना, इस प्रदेश के तो लोग थे। तो ये तमाम चीजें साथियों, हम तो पारदर्शिता के साथ, हमारा एक ही नियम है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ का एक ही नियम है कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो, पारदर्शिता हो, समानता का अधिकार हो। और आज मैं सुन रहा था साथियों, सबसे बड़ा, जरूर सुनना, आज कई विभागों में भर्तियां क्यों नहीं आ रही हैं? एक आज मैं सुन रहा था किसी का व्यक्तित्व आज सुबह सुबह कि भाई भर्तियां भी आएंगी और नियमितीकरण भी सारे डिपार्टमेंट में होता रहेगा। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भर्तियां क्यों नहीं आ रही हैं। साथियों, जेई यानी कि जल संस्थान में वर्तमान में 59 जेई के पद रिक्त हैं, 59 जल संस्थान में। इनके द्वारा अध्याचन सिर्फ 20 पदों पर भेजा जा रहा है। कहां अध्याचन?
लोक सेवा आयोग को 20 पदों पर भेजा जा रहा है। ठीक है, कई बार हम लोग गए, हमने जो है विभागीय कर्मचारियों द्वारा यहां पर अपने सगे संबंधियों को साथियों लगाया गया है उपनल के माध्यम से, ऐसा संज्ञान में है। और इसीलिए साथियों जहां पर 59 पद थे वहां पर 20 पदों का अध्याचन भेजा जा रहा है कि बाकी जो है इनकी नौकरी खतरे में ना लगे। जो सगे संबंधी है हम उनकी बात कर रहे हैं। इनके विभाग में कुल 263 पद शासन में सीधी भर्ती के स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 204 पद सीधी भर्ती वाले हैं और अब बचे CS 59 रिक्त पद। अब साथियों अध्याचन सिर्फ 20 पदों पर भेजा जा रहा है शासन को। और सबसे बड़ी बात, तो सबसे अनोखी बात जो हमें बताया गया कि कई अभ्यर्थी उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है जो उपनल में है, जेई में, जल संस्थान में नहीं है। और उसके सबूत भी हमारे पास हैं कि इस प्रदेश में चल क्या रहा है। कल नियमितीकरण के नाम पर भारी प्रदेश के लोगों को आप जो है ग्रुप बी का अधिकारी बनाना चाहते हो, यहां पर नियमितीकरण के नाम पर। यह चलने नहीं दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा दुख साथियों, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको सारे नाम, ये सारी चीजें दिखा रहा हूं। सबसे बड़ा दुख ये हो रहा है कि नेताओं ने उपनल के माध्यम से अपने लोगों को तो लगाया, जो है अपने जो छोटे लोग थे, मतलब अपने जो कार्यकर्ता थे उनको तो लगाया, लेकिन असल जो पोस्ट थी, जो मलाईदार पोस्ट थी ग्रुप बी की, इन्हीं नेताओं ने ग्रुप बी की मलाईदार पोस्ट को अपने भाई भतीजे इनको बांट दिया। साथियों आज अगर धरने में कोई है तो इस प्रदेश का ईमानदार लोग वहां पर बैठे हुए हैं। इन नेताओं ने उनको भी बर्बाद किया है। और ये जो अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो मैं कह रहा हूं आपसे कि जेई में एक तरह से जल संस्थान में उत्तराखंड मूल के जो है जो निवासी हैं वो तो हैं ही, लेकिन भारी मूल के भी हैं साथियों। वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये अगर आप देखेंगे लिस्ट हमारे पास है, ये लिस्ट है हमारे पास कि भाई आप जो है जेई भर्ती में, मैं आपको कुछ नाम सुनाना चाहता हूं। आलम जी, ठीक है, देहरादून में तैनात हैं। अमीन है, देहरादून ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में तैनात है। हुसैन जी हरिद्वार में तैनात हैं। आपका आसिम जी उधम सिंह नगर में तैनात है। आपका एक यादव जी और हैं, उधम सिंह नगर में तैनात है। ये पूरी लिस्ट है साथियों, ये पूरी लिस्ट है। और जबकि यहां पर साथियों साफ तौर पर लिखा गया है वो नियमावली, ये नियमावली है साथियों जेई की। ये सरकारी गजट है उत्तराखंड का। जेई भर्ती, एई भर्ती, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, ये सारी भर्ती है साथियों, उसकी ये नियमावली है। इस नियमावली में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि सिर्फ सीधी भर्ती से आप जो है जेई की नियुक्तियां कराएंगे, एई की नियुक्तियां कराएंगे। उसके बावजूद भी, अभी तो पूरी आप कहानी सुनिए, उसके बाद जब यहां पर जो है अन्य लोग लग जाते हैं तब होता है बड़ा खेल। और खेल इन नेताओं के आशीर्वाद से क्या हो रहा है कि जिनका बीटेक है उनको जेई में रखा गया है, जबकि सरकारी गजट, सरकारी नियमावली क्या कहती है कि जेई वाले जो बीटेक धारी हैं वो जो है जेई नहीं बन सकते हैं। वहां पर आपको डिप्लोमा चाहिए, यानी कि आप पॉलिटेक्निक हो सकते हैं, वहां पर आपको 3 वर्षीय कोई जो डिप्लोमा होता है वो आपको चाहिए। लेकिन यहां पर जिसके पास जो है बीटेक है उसको भी रख दिया गया है, और जिसके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की डिग्री है उसको किसी दूसरे उसमें दे दिया, जिसको मैकेनिकल में देना था उसको किसी और उसमें दे दिया। तो ये चल क्या रहा है? इससे हमारा प्रदेश बेहतर बनने वाला है। और तब आप जो है ये कहा जा रहा है कि हम जो है सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई चीजें गलत है, ये है। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ हमेशा तथ्यों के आधार पर बात करता। साथियों तो कुछ भी नहीं है, हमने तो मन बना लिया है।
इस प्रदेश के युवाओं ने मन बना लिया है कि आप लोगों की जो भर्ती नहीं आ रही है साथियों, एक है उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल। उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में 32 पोस्ट सैंक्शनड हैं और यहां पर 108 उपनल कर्मी लगे हैं। नई भर्ती कैसे आएगी? आज मैं कई लोगों को सुन रहा था भाई आपकी नई भर्ती भी आएगी और ये भी होगा। तो भाई अध्याचन नहीं भेजे जा रहे हैं। अगर अध्याचन नहीं भेजे जा रहे हैं साथियों तो पीडब्ल्यूडी के 71 पद भी वापस मंगा दिए गए हैं। वर्तमान तक पेयजल निगम द्वारा कोई पद शासन को नहीं भेजा गया है। चिकित्सा शिक्षा, मंडी परिषद हल्द्वानी, पिटकुल, यूजीबीएनएल, विद्युत विभाग, जलागम अभी तक नहीं आया है। इसके अध्याचन नहीं आए हैं और इसका सब कारण यही है कि नेताओं के आशीर्वाद से ग्रुप बी में, ग्रुप सी में लगा दिए गए हैं और आज हमारे प्रदेश के युवा, हमारे पूर्व सैनिक कहां हैं? अपनी भर्ती का इंतजार करते रहेंगे 3 साल से, 5 साल से, 7 साल से। मैं पहले ही यह कह दूं कि उपनल हमारे पूर्व सैनिकों के लिए था, उनके आश्रितों के लिए था और उपनल के माध्यम से उनको लगना था। लेकिन आज उपनल के माध्यम से 6000, 7000 सिर्फ हमारे पूर्व सैनिक और उनके आश्रित लगे हैं और बाकी और लोग, मैं फिर से कह दूं, हम उपनल के भाइयों के साथ हैं, थे, रहेंगे। लेकिन सरकार कुछ भी करे, आप जो है समान वेतन जो मांग कर रहे हैं वो आप दे सकते हैं, आप जो अन्य चीजें कर सकते हैं, जो भी आपको करना है सरकार को, लेकिन हम नियमितीकरण के खिलाफ हैं, थे और रहेंगे और इसके खिलाफ पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ कोर्ट जाया जाएगा। जरूरत पड़ी बैकडोर एंट्री के खिलाफ इस प्रदेश में सारी जितनी भी एजेंसियां चल रही हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर मुख्य सचिव ने अगर ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि भाई बैकडोर एंट्री के माध्यम से, चाहे वो आउटसोर्स हो, कोई भी हो, वो बंद होना चाहिए, तो ये बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो इस प्रदेश की सबसे बड़ी रैली जल्द अनाउंस की जाएगी। अगर ये सरकारें इस पर एक्शन नहीं लेती हैं, बैकडोर एंट्री को बंद नहीं करती हैं, जिससे हमारे युवाओं का नाश हो रहा है, अगर ये पद सैंक्शन नहीं होते हैं, इन पदों का अध्याचन नहीं आता है, अन्य पदों का अध्याचन नहीं आता है, तो बहुत जल्द जो है इस प्रदेश की सबसे बड़ी रैली आयोजित की जाएगी जिसमें पूरे प्रदेश से युवा शामिल होंगे साथियों। और हमारे साथ सुरेश भाई भी है। लेकिन मैं एक और चीज कह रहा हूं, मैंने तो अभी आपको जो उत्तर प्रदेश के, मैंने आपको ये हापुड़ के, इधर के, मैंने अभी बहुत सारी चीजें की और कई कागज अभी हम पे हो रहे हैं, ऐसे में बहुत समय हो जाएगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे उत्तराखंड के भाई लोग हैं, हमारे प्रदेश के हैं। हम भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के भाई लोग हैं, सब कुछ हमारे प्रदेश का है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अगर कोई गलत करेगा, समानता का अधिकार छीनेगा, बिना फॉर्म के, बिना जो है फॉर्म के, बिना लिखित परीक्षा के अगर सीधी भर्ती पाएगा, तो हाकम सिंह भी तो उत्तराखंड का है। फिर तो आरबीएस रावत जो है वो भी उत्तराखंड का, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पूरा अध्यक्ष था, जो अपने घर में जो है ओएमआर लेकर लोगों को लगवाता था, वो भी तो उत्तराखंड का है। फिर जो पेपर लीक करवा रहे हैं वो भी तो उत्तराखंड के हैं। तो साथियों, हम ये चाह रहे हैं कि चलो लग गए, चलो जैसे भी नेताओं ने वो किया, पर गलत है। हम कोर्ट जा रहे हैं, तथ्यों के साथ जा रहे हैं और अब इन पर क्या कहना है, जो बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन राज्य के युवाओं को समझना पड़ेगा, प्रदेश के युवाओं को समझना पड़ेगा कि गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। सुरेश भाई, आप 2 शब्द कुछ कहना चाहिए। नमस्कार साथियों, राम भाई की बातों से पूर्ण तरह इत्तेफाक रखते हुए मैं कल से पूरा देख रहा हूं सोशल मीडिया में तमाम तरह के जो हैं उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव भी है। हालांकि
पॉजिटिव ज़्यादा हैं, नेगेटिव बहुत कम है। और वो लोग हमारे बड़े भाई बहन ही हैं, संभवतः जो लोग उपनल कर्मी हैं। साथियों, हमें समझना पड़ेगा, हमने पूर्व में कल प्रेस के दौरान भी कहा था कि हम किसी के विरोध और किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि ये बी टीम हो गई बीजेपी की। जब हम सीबीआई जांच के मांग के लिए बैठे थे तब कहा गया कि कांग्रेस की ए टीम थी। दरअसल हम कुछ बी टीम किसी की नहीं है, हम इस प्रदेश की ए टीम है। कल राम भाई ने प्रेस में ये भी कहा था। साथियों, लड़ाई पारदर्शिता की है, यह हमें समझना पड़ेगा। आज जो उपनल कर्मी भाई हमारे वहां पर बैठे हैं, ये आपको भी समझना पड़ेगा। आपको इसलिए समझना पड़ेगा, हम आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि आप 20 साल से इस प्रदेश की सरकारी सेवाओं में अल्प वेतन में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो आपके बच्चे, कई उपनल कर्मियों के बच्चे देहरादून की कोचिंग इंस्टीट्यूट में महंगी महंगी फीस देकर तैयारी कर रहे होंगे पेपर एग्जाम की उत्तराखंड में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भर्ती प्रभावित नहीं होगी। भर्तियां प्रभावित होंगी, वो इस परिप्रेक्ष्य में होंगी। एक एग्जाम्पल कोट किया हमने, राम भाई ने एक एग्जाम्पल कोट किया कि एक स्वास्थ्य विभाग के एक अस्पताल में स्वीकृत पदों की संख्या और रखे गए कार्मिकों की संख्या में जमीन आसमान का फर्क है। और ये सिर्फ एक विभाग का मसला है। इसके अलावा भी तमाम विभागों में हमारी रिसर्च विंग इसमें लगी हुई है कि किस में कितने पद स्वीकृत थे और उन पदों के सापेक्ष कितने लोग रखे गए हैं। और आप कह रहे हैं भर्तियां आएंगी। आज इरिगेशन का अध्याचन जाता है आयोग को, फिर वापस बुलाया जाता है। ऐसे तमाम विभागों में तमाम बेरोजगार, जेई का जिक्र राम भाई कर रहे थे, लंबे अरसे से पद नहीं आए हैं जेई के। हमारे युवा साथी लगातार सचिवालय के और तमाम विभागों के चक्कर काट रहे हैं, हमसे नाराज हो रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा, जब वहां आप उपनल कर्मियों को रखोगे और वो भी एक पारदर्शी सिस्टम से नहीं रखोगे। अभी हाल फिलहाल में आपने उत्तरकाशी का एक प्रकरण राम भाई ने खोला, विधायक के भतीजे को रख दिया, मंत्री जी का जिक्र हुआ, प्रेमचंद अग्रवाल ने बेटे को रख दिया, उससे पूर्व एक मेयर का नाम सामने, उन्होंने अपनी बिटिया को रख दिया। और ये लोग वो हैं जो हमारी नजर में आ गए, पकड़ में आ गए। और ऐसे कितने लोग होंगे जो हमारी पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए प्रश्न है पारदर्शी का। हमारे उपनल भाई के जितने तमाम बहनें भाई हमारे वहां पर बैठे हुए हैं, हम दिल से उनके साथ हैं, किंतु पारदर्शी सिस्टम चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स बनते हैं वो फॉलो होना चाहिए। तमाम लोगों के कल से फोन कॉल्स आ रहे हैं, राम भाई को भी न जाने कितने आ गए, मुझे कितने आ गए, हमारे अन्य साथियों को कितने आ गए, सब जानने वाले हैं। कोई कहीं से संपर्क सूत्र ले रहा है, फिर कॉल कर रहा है, फिर बोल रहा है। साथियों, समझना पड़ेगा, ये परिपाटी इस तरीके से हावी हो रही है प्रदेश में। कई लोग कह रहे हैं कि आपने पहले क्यों आवाज नहीं उठाई। साथियों, मैं देहरादून में हूं और इससे पूर्व जो शासन को हमने पत्र दिया, जल्दी उसकी कॉपी भी सार्वजनिक करें, उसको ढूंढने में मुझे समय लग रहा है। उसको सार्वजनिक करेंगे कि हमने शासन को पूर्व में ही अवगत करा दिया था कि ये उपनल कर्मी आउटसोर्स संविदा नियमितीकरण का हम विरोध कर रहे हैं, तथ्यों के साथ कर रहे हैं, कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। जब राम कंडवाल जी धरना स्थल एकता विहार में भूख हड़ताल पे बैठे थे, उस टाइम की बाइट निकाल कर देखिए, उस समय भी कहा है। आप कह रहे हैं कि अब याद आ रही है, याद नहीं आ रही है। सम्मानित साथियों, आपसे बड़ी आत्मीयतापूर्ण कह रहे हैं कि हम विरोध आपका नहीं कर रहे हैं।
बार बार कह रहे हैं, उपनल कर्मियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, सिस्टम और सरकार का विरोध कर रहे हैं। सिस्टम लंबे अरसे से इस तरीके से हावी हो गया है, भाई भतीजावाद इस तरीके से हावी हो गया है, परिवारवाद इस तरीके से हावी हो गया है। क्या इस प्रदेश में नौकरी लगने का प्रमाण, नौकरी लगने की योग्यता क्या सेटिंगबाजी है? क्या किसी रिश्तेदार का विधायक होना इसकी योग्यता है? किसी मंत्री का रिश्तेदार होना इसकी योग्यता है? किसी आईएएस अधिकारी का रिश्तेदार होना योग्यता है इस प्रदेश में? क्यों नहीं आखिर एक गरीब परिवार का बच्चा इस तरीके से लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? जो व्यक्ति योग्य है उसको लाभ मिलना चाहिए, वो गरीब का हो, वो विधायक का हो, मंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, किसी का भी हो, जिसके अंदर कैलिबर होगा वो लगेगा। आज लाखों के बेरोजगारों ने, लाखों बेरोजगारों ने प्रदेश के सेवा योजन कार्यालय में नामांकन कर रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उपनल में करा रखा है। मेरा स्वयं का रजिस्ट्रेशन है उपनल में। उपनल के कोई साथी अगर देख रहे हो तो मुझसे मेरी डिटेल्स लेना और वहां चेक करना, कोविड के दौरान का रजिस्ट्रेशन है। क्या योग्यता होती है उपनल में नौकरी लगने की? आप बताइए, योग्यता क्या है उपनल में नौकरी लगने की? मुझे क्यों नहीं बुलाया गया कभी इंटरव्यू देने के लिए, कभी परीक्षा देने के लिए? क्या मैं योग्य नहीं हूं? मुझे अपनी योग्यता पर, अपनी जानकारी पर मैं इतरा नहीं रहा हूं, किंतु मैं ये बताना चाहता हूं अपने उपनल के साथियों को कि जो योग्यता आपकी वो हमारी भी है, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। एक्स आर्मी के तमाम, एक आर्मी के हमारे पूर्व सैनिक राम भाई को अभी थोड़ी देर पहले कॉल कर रहे थे कि मैंने भी वहां आवेदन कराया था, मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूं, मुझे उपनल में मौका नहीं मिला। एक मुझसे कह रहे कि मेरे पिताजी तो साहब सूबेदार थे, कैप्टन थे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा है। क्यों? आखिर बनाया क्यों आपने वो उपनल? किसके नाम पे बनाया और किसके लिए बनाया? और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर उपनल में हमारे उत्तराखंड के सैनिक होते तो हमारे जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं वो वेल डिसिप्लिन्ड होते। और इसका उदाहरण आपको एक बात से समझा रहा हूं। आज जो हम लोग सब मसूरी जाते हैं ना घूमने, मसूरी 80s की बात है, पूरा चूना पत्थर वहां से निकाल रहे थे फैक्ट्रियों के लिए, और फिर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के कोई सीनियर एडवोकेट्स, सीनियर जज वहां पर आए थे, सीनियर वकील वहां पर आए थे। उन्होंने कहा कि क्या चल रहा है। इंदिरा गांधी जी ने उसका संज्ञान लिया और एक टास्क फोर्स बनाई और उसमें आर्मी के जवानों को रखा गया, और आज देख रहे हैं उसका परिणाम। दुनिया आती है मसूरी घूमने। यह है हमारी सैनिकों की ताकत। तो समझना पड़ेगा साथियों, हम ये नहीं कह रहे कि सैनिकों को नहीं रखा तो औरों को क्यों रखा। भाई रखा है, एक पारदर्शी सिस्टम से रखते, एक व्यवस्था के तहत रखते, एक संवैधानिक दायरे के तहत रखते, संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते। और एक तरफ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई हम तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सब जीत गए। देखो, माननीय न्यायालय, हमने पहले भी कहा, माननीय न्यायालय में तथ्य नहीं रखे गए, ये हमारी सरकार की नाकामी है। पैरवी नहीं करी गई, ये हमारे सरकार की नाकामी है, उत्तराखंड के आम बेरोजगार की नाकामी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही ना करें, इसलिए ना करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एसएलपी दायर की थी, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी, जो एक्सेप्ट नहीं हुई। वो कोई डिसीजन नहीं है। जहां रिव्यू पिटीशन की बात थी, तय समय पर नहीं किया, इसलिए रिव्यू पिटीशन भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की बात कर रहे हैं, तथ्य नहीं रखे गए, पैरवी नहीं करी गई, इसलिए जो है आप इस तरीके का निर्णय आ गया। फिर भी हम माननीय न्यायालय की जो डिसीजन है उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं, उनके डिसीजन का भी, लेकिन आम बेरोजगार को नहीं सुना गया, प्रभावित पक्ष को नहीं सुना गया।
जो बेरोजगार तैयारी कर रहा है, लंबे अरसे से परीक्षा की फॉर्म की तैयारी कर रहा है, भर्ती आने की प्रतीक्षा में देहरादून में बैठा है, उसकी पैरवी किसी ने नहीं करी। और आज यही वजह है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ उसकी पैरवी करने जा रहा है, उसके लिए रिट फाइल करने जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई ठीक है, अगर मान लीजिए आपको नियमितीकरण इस सरकार को या फिर करना भी है तो फिर एक नियम बना दो ना। एक नियम ये सरकार ये बना दे कि इस प्रदेश में सरकारी नौकरियां खत्म कर देते हैं, मतलब सरकारी नौकरियां रखते हैं लेकिन इन आयोगों को, जो आयोग बने हैं, इन आयोगों को खत्म कर देते हैं और सारे युवाओं को कहते हैं कि आप उपनल या फिर जो अन्य आउटसोर्स हैं उसमें आप क्या कीजिए, आवेदन करो और सारे युवा जो है वहां लग जाते हैं और जिसके 10-10 साल हो गए उसको परमानेंट करते रहते हैं। ये सिस्टम आप बना लो। अगर इसका वो करना है तो ऐसे कर देते हैं। क्यों हम आयोगों को जो है इतने करोड़ों रुपए आयोग खर्च कर रहा पेपर में, ये सारी चीजें करने में? क्यों लोकसभा आयोग हमारे जो है उत्तराखंड के मेहनती पीसीएस बच्चे को निकाल रहा है ना, डीएसपी निकाल रहा है, हमारे एसडीएम बन रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सब कुछ जब करना है तो खत्म कर दो ना, फिर क्या दिक्कत है? एक नया नियम बना देते हैं। इसमें ना तो उपनल वाले नाराज, ना इसमें पीआईडी वाले नाराज, ना इसमें जो है आम बेरोजगार नाराज, ना इसमें पूर्व सैनिक नाराज, ना इसमें कोई नाराज और ना हम नाराज, ना कोई नाराज। खत्म कर देते हैं आयोग। और मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में आयोग खत्म कर दो और 10 साल तक सारे बेरोजगारों को कह दो कि आप जगह जगह जो है लग जाओ और 10 साल बाद आप परमानेंट हो जाओ। यह नियम मुझे लगता है लागू होना चाहिए अगर ऐसे ही करना है तो। देखिए, तो हम पुनः कह रहे हैं कि हम उपनल कर्मियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं। सरकार को लगता है उनकी सैलरी 20 से 50 करनी है, 1 लाख रुपए करनी है, करे। सरकार के पास जितना खजाना है वो पूरा उपनल को भी दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा है, अगर देना चाहती है तो दे, खुले मन से दे, खुले दिल से दे। किंतु नियमितीकरण एक संवैधानिक व्यवस्था है। नियमितीकरण एक संवैधानिक व्यवस्था है। उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुपालन के दौरान के पश्चात ही जो है नियमितीकरण होता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बाकी सरकार की इच्छा है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट ये भी है, जैसे मैंने कहा कि आयोगों को बंद कर दो, तो इससे क्या होगा? आयोगों को बंद करने से और 10-10 साल जो है लोगों के रहने से ऐसा होगा कि जो हमारा बेरोजगार है, जो पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहा है, वो भी जो है अपनी तैयारी क्यों करेगा? वो भी जो है उसके परिवार उसको पैसा क्यों भेजेगा? वो भी अपना माथा जो है क्यों घुमाएगा? क्यों इतनी किताबें जो है दिन रात खरीदेगा? ऑनलाइन टेस्ट क्यों पढ़ेगा? यूट्यूब पे जो है दिन रात भर जो पढ़ाई क्यों करता रहेगा? उससे बढ़िया यही है, करे ना सरकार फिर, अगर ऐसे ही करना है इस प्रदेश में तो। लेकिन मैं फिर, जैसे सुरेश भाई ने कह दिया, हम फिर से कह रहे हैं, आप उपनल कर्मियों का, जो हमारे भाई धरने पर बैठे हैं, उन सबका आप जो है, जो भी आपको करना है, आप वेतन बढ़ाना है, जितना भी बढ़ाना है आप बढ़ाइए। आपको जो करना आप कीजिए, बस नियमितीकरण मैं इस प्रदेश के युवाओं की तरफ से, पूर्व सैनिकों की तरफ से, जो नहीं लगे हैं, जिनको लगना चाहिए था, असल जो उपनल बना था, जिसका उद्देश्य था, वो ये होना चाहिए था साथियों, इनके लिए होना चाहिए था। हालांकि अब लगे हैं तो ठीक है, लेकिन नियमितीकरण इस प्रदेश में नहीं सहा जाएगा बैकडोर की एंट्री से। फिलहाल साथियों नमस्कार, जल्द मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड साथियों।